हजारों फीट दूर दूर तक फैला हुआ खूबसूरत लॉन, वो बड़ा सा खूबसूरत तालाब, वो फव्वारा, वो खूबसूरत सरसब्ज घास, वो फूलों के बाग। आह, क्या नजारा था। वो बारी बैग को खींचती घास के दरमियान बने रास्ते से सामने वाले बिल्डिंग में जा रही थी। इस इमारत के अंदर भी कई और इमारतें थी। आसपास घास पे बैठे हुए स्टूडेंट्स आंखें उठा उठा कर इस पाकिस्तानी लड़की को देख रहे थे, मगर वो इन्हें नहीं, इस वसी और अरीज खूबसूरत इमारत को देखे जा रही थी, जो इसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत थी। नेट पे जो तस्वीरें इसने देखी थी वो तो कुछ भी नहीं थी इस लाइव मंजर के सामने जो इसकी काली काली आंखें देख रही थी। वो स्याफाम लड़की रुक रुक कर उसे घूर कर देखती और वो खज्जल से सर झटक कर फिर से चलने लगती। यूं ही एक तो बैग नहीं उठाती कमबख्त, और ऊपर से कुछ देखने भी नहीं देती। ये तो रोज देखती होगी, मैं देखूं या ना देखूं इसे क्या परवाह। वो बुरी तरह जिच होकर सोचने लगी। वो उसे दूसरी मंजिल पे एक कमरे में ले आई। वो बैग के साथ इस कमरे तक कैसे पहुंची, ये बड़ी लंबी कहानी है। वो कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत था, ये सरसरी सा देखने पे ही इसे अंदाजा हुआ। लेकिन पहले की तरह वो मुंह खोले देखने नहीं खड़ी हुई, बस इस लड़की से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने लगी। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसे अपना खाना खुद बनाना था, ये पहला दचका था। अच्छी सी लंच का ख्वाब फिर से उड़ गया। दूसरा दचका उसे तब लगा जब उसे बताया गया इस कमरे में वो अकेली नहीं है। और तीसरा दचका सबसे ज्यादा खतरनाक था। इसके मुताबिक इस कमरे में एक और अफ्रीकन लड़का भी इसके साथ रहेगा। वो मुंह खोले बिना पलके झपकाए इसे देख रही थी। ये कैसे मुमकिन था? वो अपना कमरा किसी लड़के के साथ कैसे शेयर करती? थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन देने के बाद वो गधे के सर सींग वाले मुहावरे की तरह गायब हुई। काफी उजलत में लग रही थी, लेकिन इसकी सब सोचों के दरमियान यही एक सोच आ रहा था, वो किसी लड़के के साथ कैसे रहेगी? ये तो नामुमकिन सी बात थी। इस लड़की के सामने वो इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि इनके लिए ये गैर मामूली बात नहीं थी, मगर इस पाकिस्तानी लड़की के लिए ये सबसे बड़ा मसला था। शाम का वक्त हो रहा था। सूरज की सुनहरी सुनहरी रोशनी पूरे लंदन को अपने रंग में रंग रही थी। नीचे के मंजर को देख रही थी। कभी कभी जिंदगी कितनी हसीन लगती है, आम लोग भी कितने खूबसूरत लगने लगते हैं। जैसे इस वक्त वहाँ से नजर आते वो स्टूडेंट्स, वो फूलों को पानी देते माली, आसमान पे गोल गोल चक्कर काटते हुए रंग बिरंगे परिंदे। एक घंटे से वो वहाँ खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अभी भी इसका दिल नहीं भरा। ऐसे खूबसूरत मनाजिर से भी भला किसी का दिल भर सकता है? लंदन तो लंदन है, लंदन की क्या ही बात है। इसे भूख का एहसास हुआ। एयरपोर्ट से यहाँ आकर भी उसने कुछ नहीं खाया, और वो स्याह फाम आदतन कुछ ऐसी बदइखलाक वाक़ई हुई। इसने एक बार भी मरवत से नहीं पूछा कुछ खाओगी, वो जो पाकिस्तान से बड़े बड़े लंच का सोच कर निकली थी। इसके हर सोच पर पानी फिर चुका था। इस लड़की ने सिर्फ इतना बताया, ये किचन है, ये सामान, और ये हो तुम। अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और वो ऐसे भागी जैसे इसके पीछे अफ्रीका के कई शिकारी कुत्ते पड़ गए हो। अंदाज से ऐसा लग रहा था वो सुबह से जान छुड़ाने की चक्करों में थी। उफ, अगर इतनी ही बदइखलाक थी तो एयरपोर्ट तक ही क्यों आई? वो वहाँ से यहाँ खुद भी आ सकती थी। इसने गुस्से से सोचा और किचन में चली आई। किचन क्या था? कमरे से अटैच एक छोटा सा हिस्सा जिसे किचन की शक्ल दे रखी थी इन्होंने। पूरा आधा घंटा वो चीजों को उठा उठा कर देखती रही, जैसे किचन में नहीं किसी म्यूजियम में पहुंच गई हो। एक चीज मुख्तलिफ थी, वो जितनी ही पढ़ी लिखी और मॉडर्न क्यों ना थी, यहाँ आकर उसकी भी अकल दंग हो रही थी। नई नई चीजें और इन्हें इस्तेमाल करने के भी नए नए तरीके। इसे सामने मिनी फ्रिज नजर आई, जैसे पाकिस्तान में छोटे वाटर फिल्टर मशीन होते हैं। इस वक्त इसने शिद्दत से दुआ की, काश फ्रिज में से कुछ बना बनाया मिल जाए, मगर वो एक हकीकी फ्रिज थी, किसी ड्रामे का नहीं। अलबत्ता अगर ड्रामे का होता तो वहाँ ढेर सारी फ्रूट्स के साथ साथ कई किस्म के सालन भी होते, मगर अफसोस इस फ्रिज में कच्चे गोश्त के अलावा कुछ नहीं था। इस गोश्त को देखा, वो भी कुछ अलग किस्म का महसूस हुआ, जाने किस चीज का था। उसे मुफ्त में ही कराहत होने लगी। इन्हें वापस अपनी जगह पर रख कर इसने फ्रिज का ढक्कन बंद कर दिया और काउंटर की तरफ घूमी। सामने चूल्हा रखा था और इसने चूल्हे के बटन को ऑन किया और मुतलाशी निगाहों से हर तरफ का जायजा लेकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। अलमारी पर भी कई किस्म के मसालेजात रखे थे, मगर खाने के लिए कुछ नहीं था। इस सियाफाम लड़की ने इसे ये बताया कि इसे खाना खुद बनाना है,
मगर इसने ये नहीं बताया सामान भी इसे ही खुद लाना है। वो बेचारी ख्वाह मख्वाह ही लंदन की तारीफ कर रही थी। इतने बड़े मुल्क के इतने बड़े शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में खाना खुद बनाना था। लो, ये इंसानियत है। पता नहीं ये अंग्रेज चाहते क्या हैं। खैर, खाने के लिए कुछ नहीं था, मगर वो चाय तो बना ही सकती थी ना। चीनी तो वो सेकंड्स में पा चुकी थी, लेकिन अब पत्ती की तलाश थी। इस लड़की ने बताया यहाँ एक अफ्रीकन लड़का भी होता है। पता नहीं वो इंसान था या जानवर। हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पूरे किचन की बैंड बजी हुई थी। 2-4 गालियां उसे नवाजने के बाद वो फिर से पति की तलाश में लग गई, मगर इस वक्त पति और ईद के चांद में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। चलो मेरी किस्मत, बिना पत्ती वाली चाय ही बना लेती हूँ। जब वो काफी देर तक ढूंढने में नाकाम नजर आई, तभी कंधे उचका कर बोली। सर्दी का जोर बढ़ता जा रहा था। इसने सियाह शीशे वाले शाल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट दिया और एक बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पे रख दिया। इसके बाद वो मिशन माचिस सर्च में लग गई। इसे तलाशना भी इतना ही मुश्किल था जितना पत्ती को, मगर वो एक जरूरी आइटम था, होना तो चाहिए था। इसलिए इसने उम्मीद नहीं छोड़ी और स्टूल के जरिए ऊपर नीचे होकर इसने एक एक खाना देख लिया। ना माचिस मिला और ना ही उसे मिलना था। इसे पहली बार अपने आप पे तरस आया। ये ख्वाहिशात इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। यही तो इंसान को जिंदगी से मौत तक का सफर बुला देती है। इसकी खुशकिस्मती थी या खुदा को इस पे तरस आ गया। जब इसकी नजर चूल्हे पे रखे पिस्तौल पर पड़ी, पहले वो चौंकी, फिर बिदक कर पीछे हटी और फिर जहन को इस्तेमाल करते हुए उसे याद आया, ये पिस्तौल नुमा माचिस पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन इसका शेप बिल्कुल असली पिस्तौल जैसा था। इसलिए वो डर रही थी कहीं असली पिस्तौल ही न हो। वो उसे हाथ में उठा कर देखने लगी। थोड़ा भारी महसूस हुआ। इसकी शक को तकवीयत मिली। हाथ में लेने के बावजूद भी वो ट्रिगर दबाने से डर रही थी। फिर इसने कुछ यूं किया, कानों में भर भर के रुई ठोस ली और पिस्तौल का रुख आसमान की तरफ किया। ट्रिगर दबाने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं भूली थी। ना कोई धमाका हुआ, ना कोई गोली चली, बस हल्का सा आवाज पैदा हुआ। उसे थोड़ा हौसला मिला। ये अमल 3-4 बार करने के बाद जब वो मुकम्मल तौर पे ये जानने में कामयाब हुई कि वो कोई पिस्तौल नहीं है, तो इसने इसका रुख चूल्हे की तरफ किया और ट्रिगर दबाने के लिए उंगली इस पे रखा। वो पागल लड़की ये भूल चुकी थी। इसने 20 मिनट पहले गैस ऑन किया था। अब माचिस जलाने की सूरत में आग भड़क सकता है। इसने झुक कर ट्रिगर दबाया और वही हुआ जो होना चाहिए था। एक बहुत बड़ा शोला ऊपर को उठा और तेजी से इसकी शाल को अपनी लपेट में ले लिया। वो जोरदार चीख मारकर पीछे हटी। शाल अभी भी इसके कंधों पर था, जिस पे आग भड़क रही थी। चीख पर चीख मारती इसने शाल को उतार कर दूर फेंका। वो अहमक इतना ना देख सकी। शाल बिजली के तारों पर जा गिरा, जिससे थोड़ी देर बाद शॉर्ट सर्किट होकर पूरे हॉस्टल को आग लग सकता था। और उसे अपने अमाकत का एहसास तब हुआ जब ये सब हो चुका था। शाल के जरिए आग तार तक पहुंच गई और फिर आहिस्ता दूसरे तारों तक। वो बेयकीनी से कड़ी देख रही थी। क्या ये सब सच में हो रहा था? और उसे ये यकीन तब आया जब पूरे किचन में चारों तरफ आग फैल चुकी थी। यहाँ तक बाहर जाने वाला रास्ता भी बंद नजर आ रहा था। पूरे कमरे में धुआं फैल गया और वो आवाज बाख्ता होकर इधर उधर देख रही थी। धुआं नाक से अंदर दाखिल होकर सांस लेने का रास्ता बंद कर रहे थे। वो डरी सहमी कड़ी सब देख रही थी। बचाओ बचाओ, कोई है? वो अलग के बल चिल्लाई। फिर इसे याद आया वो अंग्रेजी मुल्क में है। हेल्प मी, वो पूरी शिद्दत से चिल्ला रही थी। मौत को बिल्कुल पास ही खड़ी वो देख रही थी, बिल्कुल करीब। इसका दम घुट रहा था और आग को देखकर उसे वहशत होने लगी। आग से वो हमेशा से डरती थी, क्योंकि आग सब कुछ जलाकर राख कर देता है। जिस तरह वो राख बन जाती, कुछ पलों में कुछ लम्हों में वो इस आग के समंदर में गायब हो जाती। और फिर डर और घुटन इतना ज्यादा था कि वो गश खाकर वही गिर पड़ी। इसकी आंखें बंद हो रही थी। लाशऊर की दुनिया में जाने से पहले इसने कुछ आवाजें सुनी, कुछ शोर सुना और कुछ महसूस किया। फिर वो बेहोश हो गई। रात के वक्त वो सर झुकाए प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी थी। इसके आंखों में नदामत की लकीरें वाज़े नजर आ रही थी। उदेड़ उमर प्रिंसिपल ने ऐनक के ऊपर से घूर कर उसे देखा। हमें आपसे इतनी अमाकत की तवक्को नहीं थी, वो अंग्रेजी में बोले। इसका सर मजीद झुक गया। अगर आपकी शाल को आग ने पकड़ भी लिया तो आप उसे फर्श पर फेंक कर किसी बड़े नुकसान से बच सकती थी। इस बेवकूफ़ी का नतीजा मालूम है आपको? आप मर सकती थी।
آپ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ شکر ادا کرے اس لڑکے کا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی جان بچائی۔ اس نے معذرت خواہ انداز میں سر اٹھا کر پرنسپل کو دیکھا۔ آئی ایم سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ واحد جملہ جب سب ٹھیک کر سکتا تھا۔ آفس سے نکل کر وہ باہر آئی۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ پہلے دن ہی اپنا امیج خراب کر چکی تھی، سب کے نظروں میں آ چکی تھی۔ لوگوں کا یہ خیال پاکستانی بیوقوف ہوتے ہیں صحیح ثابت کر چکی تھی۔ وہ تو اپنے آپ سے نگاہیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اگر وہ جل جاتی تو؟ اور وہ لڑکا، وہ کون تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی؟ اس اجنبی ملک میں، اجنبی لوگوں میں اس کا ہمدرد کون تھا؟ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس کے لیے آگ میں کود گیا۔ وہ تو یہاں اس ملک میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ پھر وہ جب بے ہوش تھی اور کچھ اسٹوڈنٹس اس کے ارد گرد کھڑے تھے، سبھی اس لڑکے کی تعریف کر رہے تھے۔ اس وقت اس نے توجہ نہیں دی، مگر اب جب وہ سوچ رہی تھی تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چلو جو بھی تھا، اللہ اسے خوش رکھے۔ وہ اسے صرف دعا ہی دے سکتی تھی جو وہ دے رہی تھی، لیکن اپنی بیوقوفی پر اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر بھی کافی دیر تک روتی رہی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کھڑکی کھول کر وہ چاند کو دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ستاروں کی جھرمٹ میں سر تانے ہوئے تھا، مگر جانے کیوں اسے آج چاند بھی اداس لگا۔ کافی دیر وہ وہی بیٹھی رہی۔ لندن کا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہی اندھیرا اس وقت وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگی تھی۔ بڑے وقت کے بعد وہ خود کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ کتنا مختصر وقفہ تھا زندگی کا، زیادہ وقت تو نہیں لگا اسے وہاں سے یہاں آنے میں۔ کل صبح اس نے گھر پہ اپنی آنکھ کھولی تھی، جبکہ آج اس اجنبی ملک، اجنبی شہر، اجنبی کمرے میں بس کچھ لمحے۔ پاکستان اب اس کے لیے صرف ایک یاد تھا۔ سرد ہوائیں اندر داخل ہونے لگی۔ اس نے کھڑکی بند کر کے آخری بار چاند کو دیکھ کر ناک منہ چڑھایا۔ آ گئے نا تم میرے پیچھے پیچھے لندن؟ چاند مسکرا دیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے مڑتے ہی اسے یاد آیا، یہ کمرہ اکیلا اس کا نہیں ہے، اور یہ سوچ سوچ کر اسے وحشت ہونے لگی۔ یعنی وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا؟ ایک تو آج پہلے ہی دن اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر چکی تھی، اور اوپر سے اس لڑکے کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ اس نے سوچا یہی تھا، رات کو پرنسپل سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا دے گی، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، اس کی سوچ سے الگ۔ رات 10 بجے تک وہ نیند کو دور بھگاتی رہی۔ پھر جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوئی تو اس نے جا کر دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر دیا اور بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹی۔ اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ کروٹ بدل کر نیند کو بلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ صبح سے بھوکی ہے، یہ بات بھی وہ بھول گئی، کیونکہ اس کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا، جن میں سر فہرست یہ روم شیئرنگ والا مسئلہ تھا۔ سارے مسائل حل ہو جاتے، سب ٹھیک ہو جاتا اگر بیچ میں یہ آگ والا سین نہ آیا ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ تو اچھی بات تھی، اسے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ لندن تم میرے خوابوں کی شہر ہو، پلیز مجھ سے میرا کچھ مت چھیننا۔ اس نے آنکھیں میچ کر سچے دل سے دعا کی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، دیر سے سوئی تھی تو دیر سے ہی اسے جاگنا تھا۔ واش روم میں منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ آئینے کے سامنے بال بنانے لگی۔ وہ ابھی تک کل والے سیاہ فراق میں ملبوس تھی، اور فی الحال اسے چینج کرنے کا اس کا ارادہ تھا بھی نہیں۔ آج اس نے ناشتے کا انتظار نہیں کیا۔ یہ پاکستان نہیں تھا، اور نہ ہی مما یہاں موجود تھی جو صبح صبح ہی اس کے لیے کمرے میں ناشتہ لاتی۔ اب اس کا پیٹ بالکل خالی تھا۔ بھوک کی وجہ سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ 24 گھنٹے میں سے پانی کے سوا کچھ پیٹ میں نہیں گیا۔ خود سے بنانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو ہوا تھا اس کے بعد شرمندگی کے ساتھ ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھی، لیکن بھوک بھی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ کینٹین سے ہی کچھ کھا لوں گی، یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے ساتھ رہنے والا افریقن لڑکا رات کو نہیں آیا، اور کیوں نہ آیا یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ اس نے فقط اس کے نہ آنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہو سکتا ہے وہ آیا ہو اور دروازہ کٹکھٹاتا رہا ہو، مگر وہ گہری نیند میں تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ انفیکٹ اس وقت تو وہ کھانے کے علاوہ کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خوبصورت سی سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو شیشے کی طرح چمک رہی تھی، جن میں اسے اپنا عکس بھی نظر آ رہا تھا۔ عبور کرتے وہ نیچے لان کی طرف آئی۔ اس وقت اسٹوڈنٹس کا ایک سمندر وہاں کھڑا تھا۔ کسی میلے کا سما پیش کر رہا تھا وہ یونیورسٹی۔ ان اسٹوڈنٹس میں تقریباً سبھی سفید فارم تھے، مگر بیچ بیچ میں کچھ سیاہ فارم بھی گھومتے نظر آتے تھے۔
ऐसे जैसे भेड़ों की मंडी में कुछ सियाह भेड़ भी शामिल हो। सभी जीन्स और टी शर्ट्स में थे, किसी ने छोटे स्कर्ट्स भी पहने हुए थे। इन सब से अजीब वही थी जो पूरे कपड़ों में मलबूस थी और गले में दुपट्टा डाले हुए खड़ी थी। जिस तरह पाकिस्तान में कोई अंग्रेज आ जाता है तो उसे सभी पाकिस्तानी आंखें निकाल कर देखते हैं, क्योंकि वो सबसे अजीब लग रहा होता है। आज वो भी बिल्कुल ऐसे ही अजीब लग रही थी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मसरूफ थे। इनके पास इतना वक्त नहीं था जो गर्दन उठाकर इस मुनफरिद लड़की को देखते। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने खुलूस का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।